टी नेशनल पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब नाजरीन, मैं आपकी दोस्त और होस्ट ऐनब खिजरा खैर मकदम करती हूँ आपका हमारे प्रोग्राम में, जिसका नाम है कुछ लम्हे फुर्सत के। भाई हमारी तो यही कोशिश रहती है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको नई नई जानकारियों से फैज़याब करा सकें, ख़ास तौर पर ख़वातीन को, जो कि हाउसवाइफ्स भी हैं और वर्किंग वुमेन भी। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के शुमारे का। ग्राफोलॉजी क्या है? ग्राफोलॉजी, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये हम ख़वातीन के लिए क्यों मुफीद है? क्या आप जानते हैं, मेरा ख़याल है कि बहुत से लोग इसके बारे में बहुत कम मालूमात रखते हैं। ये किस तरह की साइंस है? तो चलिए पूछते हैं हमारी आज की गेस्ट से, जो तहरीर शनास हैं, साहिबा सबा परवीन। सबा साहिबा, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया। उसके लिए मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहती हूँ। शुक्रिया। आप पहले तो अपने बारे में बताएं और फिर हमारी सामाईन को बताएं कि ग्राफोलॉजी क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे हैं। बेसिकली वैसे तो मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और मैं एज एन असिस्टेंट इंजीनियर AJK मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर जामिया मिलिया इस्लामिया में जॉब करती हूँ। लेकिन अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए और नई नई चीज़ों की जानकारी हासिल करने का मुझे कुछ ज़्यादा ही शौक़ है। तो अपनी इसी शौक़ के चलते मैं एक ऐसी फील्ड से जुड़ गई जिसमें मुझे फाइनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, और ये है ग्राफोलॉजी। तो बेसिकली ग्राफोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम किसी भी इंसान की हैंड राइटिंग के ज़रिए या उसकी तहरीर के ज़रिए उसकी पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में जानते हैं। ये ग्राफोलॉजी की डेफिनेशन है। तो जैसे आपने बताया कि आप जामिया में असिस्टेंट इंजीनियर हैं, आप हमें बताएं कि आपको इस साइंस के लिए, ग्राफोलॉजी के लिए किस तरह से आपकी दिलचस्पी बढ़ी, या आपने क्यों सोचा कि मुझे इस फील्ड में कुछ करना चाहिए या इसके बारे में कुछ मालूमात करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा मुझसे। बेसिकली मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो हालांकि अब जब मैं देखती हूँ पीछे मुड़कर, लाइक अपने बच्चे की हैंड राइटिंग को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि इतनी भी बुरी नहीं थी, मैं इतना क्यों पैनिक हो रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उसकी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और उसी सर्च में मैं गूगल पे सर्च करती रहती थी कि हाउ टू इम्प्रूव किड्स हैंड राइटिंग एंड ऑल, इस तरह के मैं क्वेश्चंस डाल के सर्च करती रहती थी। तो मुझे एक रेफरेंस मिला जो हैंड राइटिंग इम्प्रूव करवाती थी, एक मैम, और मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं उनका नाम भी लेना यहाँ पे पसंद करूँगी, शालिनी झा मैम थी वो। तो उन्होंने मेरे बच्चे की हैंड राइटिंग इम्प्रूव कराई, मतलब उनके अंडर मैंने अपने बच्चे को रजिस्टर कराया था हैंड राइटिंग इम्प्रूव कराने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब वो समझाती थी, जिस तरीके से वो जब अल्फ़ाबेट बनाती थी कॉपी पर, तो मैं एकदम से फैसिनेट हो जाती थी बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि उन्होंने छाप दिया हो। फिर वो हैंड राइटिंग एनालिस्ट भी थी। ग्राफोथेरेपी किस तरह से की जाती है और उसमें अगर हमें इम्प्रूवमेंट देखना है ग्राफोथेरेपी के ज़रिए, तो उसमें कितना वक्त लगता है? जी, मैं पहले ग्राफोलॉजी से ही शुरू करूँगी। तो बेसिकली क्योंकि अभी हमने बताया नहीं है, क्योंकि ग्राफोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम किसी की तहरीर के ज़रिए या किसी की हैंड राइटिंग के ज़रिए उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो वो उससे तो हम किसी भी
ह्यूमन के नेचर को पता करते हैं, उसके ओवरऑल बिहेवियर को, उसके थॉट प्रोसेस को, उसके पॉजिटिव ट्रेड्स, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, वो सब हम पता करते हैं। और ग्राफोथेरेपी जो है उसके थ्रू हम जो भी किसी भी शख्सियत में जो भी थोड़े नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं, जैसे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है या मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको हम हील करने की कोशिश करते हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं ग्राफोथेरेपी के ज़रिए। मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि ग्राफोलॉजी किस तरह से काम करती है, या हैंड राइटिंग से उसका क्या रिलेशन है, या फिर ग्राफोथेरेपी किस तरह से की जाती है? ग्राफोलॉजी साइंस है जिससे हम हैंड राइटिंग के ज़रिए किसी के ह्यूमन बिहेवियर को रीड करते हैं या उसके बारे में पता करते हैं। तो बेसिकली जब कोई भी बंदा एक पेपर पर हमें लिख कर देता है, तो उस पेपर की एक एक डिटेल हमें कुछ बता रही होती है। लाइक उसने मार्जिन्स कितने छोड़े हैं, उसका प्रेशर है, लिखते वक्त पेन पे उसने प्रेशर कितना डाला है, उसकी अल्फ़ाबेट्स का साइज़ कितना है, उसका स्लांट कौन सा है, वो सीधा लिखता है या लेफ़्ट में लिखता है या राइट में लिखता है, उसके लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन्स कैसे हैं, और उसके बाद कोई भी स्ट्रोक, स्ट्रोक से मेरा मतलब है किसी भी अल्फ़ाबेट को वो कैसे फॉर्म करता है। तो ये सारी चीज़ें, एवरी स्ट्रोक, इवन ए सिंगल डॉट इज टेल्स समथिंग अबाउट ए पर्सनस पर्सनैलिटी या उसके बिहेवियर के बारे में हमें बताता है। तो हैंड राइटिंग से हम बहुत सारी 5 एस्पेक्ट्स हैं, मेन एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम पता लगा सकते हैं कि उसका थिंकिंग पैटर्न क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है। लाइक वो एनालिटिकल माइंड का है या वो एक स्लो थिंकर है या बहुत ज़्यादा फास्ट थिंकर है, इस तरह की चीज़ें हमें पता लगती हैं। उसके अलावा उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, रिलेशंस में उसके क्या वो है कि मतलब जब वो किसी से मिलता है सोशल सर्किल में उसका क्या बिहेवियर है, वो सारी चीज़ें हमें हैंड राइटिंग से पता लगती हैं। वो एक्सप्रेसिव है, इंट्रोवर्ड है, एक्सट्रोवर्ड है, ये सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं हैंड राइटिंग के ज़रिए। ठीक है, और ग्राफोथेरेपी हम किस तरह से इसमें इस्तेमाल करते हैं? हाँ, तो अगर हमने किसी भी पर्सन की हैंड राइटिंग से उसकी पर्सनैलिटी रीड कर ली और उसको बता दिया, लेकिन अगर हम उसमें कुछ, क्योंकि एक जो इंसान जो होता है वो कोई भी इंसान हो, मतलब नो वन इज़ परफेक्ट ऑन दिस अर्थ, सो हर किसी की पर्सनैलिटी में जो हमारी शख्सियत होती है वो कुछ खूबियों और कुछ खामियों का मुजस्समा होती है। लाइक उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, कुछ खूबियाँ भी होती हैं, कुछ खामियाँ भी होती हैं। तो अगर हम अपनी उस खामियों को ओवरकम कर लें तो हम काफ़ी हद तक अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। तो जैसे बच्चे कच्चा घड़ा होते हैं, तो उसमें हम किसी भी तरह की तब्दीली लाना चाहें तो वो आसानी से लाई जा सकती है, क्योंकि वो छोटे होते हैं, वो सीख रहे होते हैं। तो उसको उस केस में हम ग्राफोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि हमारी बहुत सी ख़वातीन हैं जो बच्चों को पढ़ाती भी हैं घर में या फिर स्कूल में भी पढ़ाती हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी अगर उन्हें ये जानकारी मिलेगी तो। जी देखिए, ऐसा है कि हम छोटे बच्चे जो होते हैं ना, 16 ईयर्स से कम के बच्चे, तो उनके लिए उनका हम बिहेवियर तो नहीं रीड करते, इसलिए कि बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है उस वक्त। तो उसमें हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि अभी कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है, हो सकता है वो बड़ा होकर 16 इयर्स के बाद वो बहुत एक्सट्रोवर्ट हो जाए, तो हम सजेस्ट भी नहीं करते और हम उनकी पर्सनालिटी को रीड भी नहीं करते। लेकिन हाँ, हम हैंड राइटिंग डेवलपमेंट के ज़रिए या हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट के ज़रिए उनकी जो, जैसे बहुत से बच्चे शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इरिटेशन होता है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, या फोकसिंग एबिलिटी उनकी कम होती है, तो अगर हम उनको किसी भी अल्फ़ाबेट की प्रॉपर फॉर्मेशन सिखा देते हैं और वो उस तरीके से अपना वर्क करता है, तो उसकी पर्सनालिटी में भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया कि हैंड राइटिंग के ज़रिए कि वो किस तरह से वो स्लांटिंग है या स्ट्रेट है या फिर क्या उतार हैं, क्या चढ़ाव हैं,
तो उसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो ये किस तरह की साइंस है जिससे हमें इन सब बातों का पता लगता है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक साइंस है जो, क्योंकि हैंड राइटिंग जो है ना वो हमारे माइंड से आती है। ठीक है, अब माइंड से अगर आप अगर कोई बिलीव ना करना चाहे कि माइंड से आती है, हम तो लोग कहते हैं हैंड राइटिंग नाम क्यों, क्योंकि हम तो हैंड से लिखते हैं। लेकिन इसका आंसर ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो किसी भी वजह से, किसी दुर्घटना की वजह से या किसी मतलब अनसर्टेनिटी की वजह से कभी किसी के हाथ चले जाते हैं, अगर उनके हाथ नहीं होते तो बहुत से लोग अपने होठों से लिखते हैं। ठीक है, पेन पकड़ के, होठों से पेन पकड़ के लिखते हैं या पैर का भी इस्तेमाल करके लिखते हैं, तो इसका वो लिख पाते हैं, लेकिन है ना, तो मीडियम उनका हैंड नहीं होता। तो इसका मतलब ये आ तो हमारे माइंड से रही है ना, क्योंकि जो माइंड में है वो हम पेपर पर डाल रहे हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम सपोज अभी मैं ये कप उठाने का अगर सोचूंगी तो मेरा ब्रेन मुझे सिग्नल देगा कि मुझे ये कप उठाना है और मैं उसके अकॉर्डिंग अपने हाथ को बढ़ाऊंगी। ठीक है, तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, तो न्यूरॉन से जो पाथ हमारा बन रहा है वो ऐसे करके हमारे हैंड तक आ रहा है, उसके बाद हम इसको कप को उठा रहे हैं। तो जब हम ग्राफोथेरेपी करते हैं तो इसी तरह हैंड राइटिंग जब हम लिखते हैं तो इट कम्स फ्रॉम आवर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारा थिंकिंग पैटर्न है, उससे वो हैंड राइटिंग आ रही है। ठीक है, तो जब हम किसी भी अल्फ़ाबेट को, ग्राफोथेरेपी में हम करते क्या, हम कुछ पैटर्न्स देते हैं और कुछ अल्फ़ाबेट की फॉर्मेशन पर्सन टू पर्सन वो वेरी करती है। उसकी एनालाइज करने के बाद हम कुछ अल्फ़ाबेट फॉर्मेशन उनको बताते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट ऐसे नहीं ऐसे बनाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम रिवर्स सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट अल्फ़ाबेट जो आपके पैटर्न को चेंज कर रहा है, उसको बनाने में जो हमारे हैंड का मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट के थ्रू हमारे जो न्यूरॉन पाथवे जो हमारे ब्रेन से लेके यहाँ हैंड तक आ रहे थे, वो हमारे रिवर्स फ्लो करके हैंड से लेके ब्रेन तक जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो हमारे ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं। तो हम एक तरह से अपने ब्रेन को रिवर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वी आर नॉट लाइक दैट, वी आर लाइक दैट। लाइक सपोज अगर आपके, मैंने हैंड राइटिंग में देखा कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो। ठीक है, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है या बहुत जल्दी सैड हो जाती हो या मतलब इमोशनली स्टेबल नहीं है, क्योंकि जिनके जो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं बेसिकली दे आर नॉट इमोशनली स्टेबल। वो दुखी भी जल्दी हो जाते हैं और वो गुस्सा भी बहुत जल्दी करते हैं और खुश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इस तरह से हो जाता है। तो जब मैं आपको कोई भी मतलब ग्राफोलॉजिस्ट जब आपको वो स्ट्रोक बताएगा कि आपको दिस पर्टिकुलर स्ट्रोक इस तरीके से बनाना है, तो जब आप उसको वैसे बनाएंगे तो बेसिकली आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रही हैं कि आई एम नॉट शॉर्ट टेम्पर्ड, आई एम ए कूल पर्सन। तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके जो शॉर्ट टेम्पर्डनेस आपकी बिहेवियर में है वो चेंज हो जाएगी और आप उसकी जगह एक काम और पॉइज्ड एटीट्यूड की मालकिन हो जाएंगे। अभी आपने बताया कि कुछ दिन में हम अपने पर्सनालिटी में चेंजेस महसूस कर सकते हैं, तो तकरीबन कितने दिन का वक्फा हमें लगता है या फिर कितने दिन लगते हैं इस चीज़ को काम करने के लिए, या फिर अपने पर्सनालिटी में या फिर बिहेवियर में कुछ तब्दीली महसूस करने के लिए? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बेसिकली वैसे तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन एक जो साइंटिफिक स्टडी हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर होता है तो उसमें हमारी किसी भी हैबिट को अनइंस्टॉल करने में मिनिमम 21 डेज लगते हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी जगह नई हैबिट को इंस्टॉल करने में अगेन 20 डेज लगते हैं, 21 डेज लगते हैं, और उसके बाद आपकी पर्सनालिटी में इंटीग्रेट होने में अगेन 21 डेज, 22 डेज लगते हैं। तो बेसिकली ये एक साइंटिफिक रिसर्च है कि अगर आपको अपना पर्सनालिटी का कोई भी ट्रेट या कोई भी हैबिट, कोई भी बिहेवियर अगर आपको चेंज करना है तो उसमें आपको 21 डेज से लेकर 66 डेज तक का टाइम लग सकता है। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने बहुत कम टाइम में भी लोगों में चेंजेस देखे हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा है। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और कितनी पुरानी है वो। जैसे एक होता है ना, जैसे हम बीमार होते हैं तो अगर हमारी बीमारी जितनी ज़्यादा पुरानी होती है
उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है क्योर होने में। ठीक इसी तरीके से हमारी जो पर्सनालिटी में जो भी मतलब इम्बैलेंस है, उसकी रूट्स कितनी गहरी हैं आपकी सबकॉन्शियस माइंड में, आपके माइंड में, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, मिनिमम 21 डेज और मैक्सिमम मैं 3 मंथ्स कहती हूँ। तो जैसे आपने बताया कि कम से कम 20 दिन उसको लगते हैं कि अपनी जो पुरानी आदत है उसे छोड़ने के लिए, और फिर 20 दिन और लगेंगे उसमें फिर कि जो तब्दीली आ रही है उसको एक्सेप्ट करने में। तो ये 30 डेज़ या फिर 60 डेज़ का आपने बताया कि 60 डेज़ लगभग वो तब्दीली महसूस करने में आपको लग जाएंगे। तो क्या इसका ताल्लुक कुछ मसल मेमोरी से है या किस तरह से ये वर्क करता है, मतलब इंटरनली ये कैसे काम करेगा? एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने आइसबर्ग देखा है कभी? लाइव नहीं, बट हाँ अलग अलग जरिए इमेज वगैरह। तो अगर हम आइसबर्ग को देखते हैं तो उसमें सिर्फ 10% होता है जो वो हमें नज़र आ रहा होता है, बाकी 90% वो पानी के अंदर होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से हमारी जो माइंड होता है, तो हमारा 90% माइंड जो है वो जब हम कोई भी डिसीज़न लेते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारा जो बिहेवियर होता है या जो हम डिसीजंस लेते हैं वो 90% सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। ठीक है, और 10% हमारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रूटेड होती हैं चीज़ें। हमारा एक बचपन से लेके एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, जो हमारे पेरेंट्स का थॉट पैटर्न होता है या थिंकिंग प्रोसेस होती है, जिस तरह से जिस स्कूल में हम पढ़े होते हैं, जिस तरह के माहौल में रहे होते हैं, कि किसी भी एक शख्सियत को बनने में सिर्फ एक इंसान का या एक चीज़ का रोल नहीं होता। आपका घर, आपका मोहल्ला, आपके आसपास की सोसाइटी, आपका स्कूल, आपके फ्रेंड्स, आपका सर्किल, ओवरऑल सर्किल आपका जो है वो, और जो न्यूज़ वगैरह हम देखते हैं, तो इन सारी चीज़ों से हमारी एक पर्सनालिटी और एक हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो उसको हम चेंज करते हैं बेसिकली, क्योंकि हमारा बिहेवियर क्या है, बेसिकली एक बिलीफ सिस्टम ही तो है ना, कि हम उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं या एक्ट करते हैं जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है ना। तो या जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम तो उसको चेंज करते हैं बेसिकली हम। तो इस तरीके से ये वर्क करती है। सबा साहिबा, जैसे कि आप जानती हैं कि हमारे ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए है, तो आप बताएं हमारी ख़वातीन को कि उन्हें ग्राफोलॉजी क्यों सीखनी चाहिए और उसके क्या फ़ायदे होंगे, और क्या उन्हें ग्राफोथेरेपी करनी चाहिए? ख़वातीन के लिए ये इसलिए ज़रूरी है, 2 तरीक़ों से इसके 2 बेनिफिट हैं। एक तो ये है कि मैंने आपको बताया कि वी बिकम द बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। ठीक है, तो अब जो ख़वातीन हैं वो ख़ास तौर से मैं उनकी बात कर रही हूँ जो हाउस वाइफ्स हैं, है ना, जो क्योंकि जो बाहर निकलती हैं वो तो तभी भी थोड़ा उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होता है और वो काफ़ी मतलब थोड़ी कॉन्फिडेंट भी होती हैं। लेकिन जो हाउस वाइफ होती हैं तो उनके लिए क्या होता है कि वो दिन भर एक तो घर के कामों में उलझी रहती हैं, हस्बैंड में, बच्चों में, सास में, कभी ये काम करना है, कभी वो काम करना है। तो इस सब से उनके अंदर एक इरिटेशन आ जाता है। ठीक है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती हैं और वो सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म भी हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे मैं जितने भी मैं ज़्यादातर सैम्पल्स देखती हूँ उसमें हाउस वाइफ्स के, तो उनके एक तो लो सेल्फ इस्टीम होती है, ठीक है, टेम्परामेंटल इश्यूज होते हैं और प्लस वो सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म होती हैं। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि इससे आपके रिलेशन तो ख़राब होते ही हैं, आपकी हेल्थ पे भी बहुत गलत असर पड़ता है। लाइक सपोज़ किसी ने आपके घर में किसी भी फर्द ने, चाहे वो हस्बैंड हो या सास हो, या जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आजकल वो भी थोड़ा मम्मी को ऐसे ही कैजुअली लेते हैं, तो उन्होंने कुछ भी बोल दिया। अब आप सोचे जा रही हैं दिन भर कि मुझे ऐसे बोला, क्यों? क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग में ट्रेट है, आप सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो आप उसको सोचे जा रही हैं, छोटी सी बात है लेकिन आप उसको पूरे दिन सोच रही हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका ब्रेन कंटिन्यूअस स्ट्रेस के हार्मोन रिलीज कर रहा है। ठीक है, जब वो आपके पूरे दिन कंटिन्यूअसली स्ट्रेस के हार्मोन रिलीज होंगे तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। तो आप इरिटेट भी होगे, आप शॉर्ट टेम्पर्ड भी होगे। तो ग्राफोथेरेपी अगर आप करेंगे, अगर आप इन चीज़ों को फिक्स कर लेंगे
तो उससे मतलब आप थोड़े आपका कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी ये जो सेंसिटिविटी वाला इशू है ये कम होगा। तो फिर आप ये सोचोगे ओह मैं पहले इतनी छोटी सी बात का बुरा मान जाती थी, ये तो कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, तो ऐसे ही टेम्परामेंटल इश्यूज भी जब आपके फिक्स होंगे तो आप थोड़े काम रहोगे, पॉइज्ड रहोगे, हंसी खुशी रहोगे, तो उससे घर का माहौल भी अच्छा रहेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इसलिए ये ख्वातीन के लिए ग्राफोथेरेपी ज़रूरी है। सबा साहिबा, आप इस मकाम पर पहुंची हैं, आपने इतना कुछ हासिल किया है और इतनी डीप नॉलेज है आपको ग्राफोलॉजी के बारे में, इतना कुछ सीखा है आपने और आज हम भी सीख रहे हैं आपसे इसके बारे में। तो आप बताएं कि बहुत सारे लोगों का इसमें किरदार रहा होगा, रोल निभाया होगा उन्होंने, तो आप थोड़ा उस जर्नी के बारे में बताएं हमें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इस सवाल के लिए। तो सबसे पहले तो मैं अलमाइटी गॉड की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे वालिदैन के घर में मेरी पैदाइश की, और मेरे वालिदैन वाकई में मतलब बेहतरीन वालिदैन हैं। मतलब माई मदर इज़ नो मोर, लेकिन मेरे फ़ादर अभी हैं, और मेरे फ़ादर और मदर की वजह से ही मैं आज इस मकाम पर पहुंची हूं। क्योंकि अगर उस टाइम पे 84 में मैं अलीगढ़ गई थी, उस टाइम पे लड़कियों की एजुकेशन के बारे में ज़्यादा सोचा भी नहीं जाता था। उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने अपने सारे रिलेटिव्स के अगेंस्ट जाकर मुझको अलीगढ़ भेजा और मेरी एजुकेशन करवाई, मुझे तालीम दिलवाई, तो जिसकी वजह से जो मैं यहाँ आज पहुँची हूँ। और ये भी मतलब इस बात का भी क्रेडिट मैं अपने पापा को ही देना चाहूँगी कि मेरे पापा ने मेरे इंटरेस्ट को देखते हुए, मतलब मैं जब छोटी थी बहुत, तो वो हमारे यहाँ एक वॉल्व वाला रेडियो हुआ करता था, उसमें बड़े बड़े होल होते थे पहले, तो वो चूहा उसकी तार काट देता था, तो मैं उसको अपने आप ही ठीक कर देती थी। आई डोंट नो, बट मैं उस तार को जोड़ देती थी। प्रेस ख़राब हो जाती थी तो प्रेस को ठीक कर देती थी, हीटर ख़राब हो जाता था तो उसको ठीक कर देती थी। इस तरह से मतलब तो मेरे पापा ने ये एप्टीट्यूड मेरा मतलब भांपा, और उन्होंने मतलब जज कर लिया कि शी हैज़ एन टेक्निकल एप्टीट्यूड, और उन्होंने मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के डिप्लोमा में मेरा अलीगढ़ में एडमिशन करा दिया। तो सबसे पहले तो मैं अपने वालिदैन की शुक्रगुज़ार हूँ, उसके बाद ऑब्वियसली टीचर्स की जिनकी एजुकेशन के थ्रू मैं यहाँ तक पहुँची। उसके बाद मेरे जितने भी मेंटर्स हैं जो इस ग्राफोलॉजी के लिए, जिन्होंने मुझे जो भी थोड़ा मतलब जो भी मैंने सीखा है, मेरे जितने भी मेंटर्स हैं, सारे मैं मेंटर्स की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उनसे मैंने हमेशा कुछ ना कुछ सीखा है। और ख़ास तौर से मैं शालिनी मैम का इसलिए मैं उनको बोलना चाहूँगी कि वो मेरी इंस्पिरेशन थी, क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग और उनका वो सब देखकर उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मैं भी इस फील्ड में आऊँ, तो इसलिए मैं इस फील्ड में आई। और जिनसे मैंने सीखा, इमरान बेग सर, और उनकी भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और भी मेरे बहुत सारे मेंटर्स हैं, तो सबका नाम तो लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लिस्ट थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इन सब लोगों की, और प्लस ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरी एग्जिस्टिंग फैमिली, जिनकी सपोर्ट के बिना ऑब्वियसली मैं यहाँ नहीं पहुँच सकती। तो आप चाहे वर्किंग वुमेन हैं या फिर हाउसवाइफ, अपने लिए जीना ना भूलें और सबके साथ खुश रहकर जीना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और हमसे इतनी दिलचस्प बातें करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थी सबा साहिबा, जिन्होंने हमें ग्राफोलॉजी और ग्राफोथेरेपी के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और नज़र डालते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी पर। कोई कैसे अपने शौक को अपनी जिंदगी जीने का जरिया बना सकता है और खुद के साथ साथ दूसरों का भी जराए माश बन सकता है। इसकी जीती जागती मिसाल मोनिका चौधरी को कहें तो कोई गलत ना होगा। एक सादा सी लड़की कैसे इतनी हुनरमंद हो सकती है, इसकी जीती जागती मिसाल है मोनिका चौधरी। दिल्ली से ताल्लुक रखने वाली मोनिका के माँ बाप ने औरों की तरह ही आज से 26 साल पहले दिल्ली के ही रहने वाले कुश चौधरी से उनकी शादी की। मोनिका के अंदर अपने वजूद को पहचान देने का एक जुनून शुरू से ही रहा। एक मामूली घर की बेटी
कैसे गैर मामूली काम कर सकती है, मोनिका को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। मोनिका के बनाए हुए केक्स, चॉकलेट्स आज बड़ी बड़ी पार्टीज और फंक्शन की पसंद है। ये सारे डिजाइनर केक्स बनाने में मोनिका ने यूं ही महारत हासिल नहीं की, बल्कि इसके पीछे की मेहनत, लगन और जज्बे का एक अहम रोल रहा है। शादी के 10 सालों बाद शुरू किए गए इस काम की बदौलत मोनिका आज एक कामयाब शख्सियत बन पाई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और जान लेते हैं कुछ घरेलू नुस्खे। सुबह की ताज़ी हवा कितनी पुरसुकून होती है। हाँ, लेकिन सुबह का वक्त उतना ही मसरूफियत भरा होता है, खास तौर पर अगर वर्किंग डे हो तो। काम ही इतने सारे होते हैं, नाश्ता बनाना, लंच पैक करना, साफ सफाई, और इसीलिए कभी कभी मल्टीटास्किंग के चक्कर में हम ख्वातीन कुछ गलतियां भी कर देती हैं। मसलन कभी कभी हम दूध के बर्तन को गैस पर ही रखा भूल जाती हैं, और जब ख्याल आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और बर्तन पूरा ही जल जाता है। अब इस जले हुए बर्तन को साफ करने का एक और काम बढ़ जाता है। चलिए आज जले हुए बर्तन की सफाई का नुस्खा ही जान लेते हैं, जिससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले जले हुए बर्तन में ऊपर तक पानी भरना है, फिर 1 चम्मच सोडा डालना है और पानी में उबाल आने देना है। सोडा जमी हुई सारी गंदगी को फुला देगा। बस फिर उसके बाद गैस बंद कर दें, थोड़ा ठंडा होने दें और फिर सारा पानी निकाल लें। पानी के साथ सारी जली हुई परतें निकलने लगेंगी। फिर जो थोड़ा बहुत लगा हुआ रह जाए उसको आप स्टील के जूने से साफ कर दें। आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और बर्तन चमचमा उठेगा। तो नाजरीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का शुमारा? उम्मीद है कि पसंद आया होगा और आप इससे फैजियाब भी हुए होंगे। तो चलिए अब मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए शुमारे के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।